अखिल भारतीय जनसंघ के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता मित्रों, इतिहास से सीख ली जाती है। इतिहास और भूगोल दो चीज़ें जो हैं, आवाज़ धीरे धीरे आने लगेगी। आवाज़ इसमें सही नहीं आ रही है शुरू में, बाद में आने लगती है, तो धीरे धीरे आएगी। आने लगी आवाज़ जब आने लगे तो कृपया मुझे एक बार बता दें। कौशिक जी, आवाज़ आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही है अभी तक। हाँ, मैं निवेदन ये कर रहा था कि इतिहास और भूगोल दो चीज़ें एक दूसरे के पूरक होती हैं। इतिहास से सीख लेने की आवश्यकता होती है। जब तक इतिहास, ठीक है, हाँ, अन्य लोग अपनी माइक बंद कर दें तो शायद सुनने में सहूलियत हो। कृपया, इतिहास से सीख लेते हैं और इतिहास हमारी जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, जो भविष्य की राजनीति है, जो भविष्य का विचार है, उसको तय करता है। यह विवेचना का विषय है। वैसे भारत तो बृहत्तर भारत था, आर्यावर्त था, और बहुत बड़ा भारत है, उसको भारतवर्ष कहते हैं। पौराणिक ऐतिहासिक दृष्टि से वर्ष का नाम है पूरा बहुत बड़ा खंड, भूखंड। पृथ्वी का उतना बड़ा भूभाग जिसकी संस्कृति समान, वैसे तो पूरे विश्व की संस्कृति समान थी। क्यों समान थी? क्योंकि हमसे अनुप्राणित थी। पृथ्वी के पहले राजा स्वयंभू मनु का वचन है मनुस्मृति में, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। हमारे लोगों ने संपूर्ण पृथ्वी पर अपने चरित्र की शिक्षा दी। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः। डंके की डिमडिम घोष पर मनुस्मृति की उद्घोषणा है कि इस देश में प्रसूत प्रादुर्भूत जो अग्रजन्मना, अग्रज लोग हैं, पूरे विश्व के अग्रज माने सबसे पहले जन्म लिए हुए लोग भारतवर्ष में मिले। और यहाँ से उन्होंने क्या किया? अपने उत्तम उच्च उदात्त चरित्र का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार और विस्तार किया। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन, यहाँ शिक्षेरन शिक्षा शब्द का प्रयोग किया है। पूरे विश्व को हमारे लोगों ने शिक्षित किया। और बाद के दिनों तक जब हमारा एक गौरवपूर्ण इतिहास है, उस समय हम जानते हैं, आज के आधुनिक इतिहासवेत्ता भी और विज्ञानवेत्ता भी इस बात से सहमत होंगे कि तक्षशिला में, नालंदा में और ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, विक्रमशिला में पूरे विश्व के लोग आते थे सबसे उच्च शिक्षण प्राप्त करने के लिए, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। दुर्भाग्यवश वह कला, वह कौशल, वह शिल्प, वह विद्या हमारे पास अभी नहीं है। इतिहास हमें प्रेरणा भी देती है और सीख भी। इतिहास से इस प्रेरणा को लेने की आवश्यकता है और उस खोए हुए गौरव को, खोए हुए क्षण को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार जो बृहत्तर भारत है, जिसे आर्यावर्त कहते हैं, वेदों में सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग है। बाद के लोगों ने उसका खंडन कर दिया। आर्य और अनार्य, अंग्रेजों ने एक चाल चली और इतिहास में ये सब विषय डाले गए कि इसमें दो वर्ग हैं, दो जातियां हैं, लेकिन जातियां नहीं हैं। रिंग गतौ धातु से आर्य शब्द बनता है, ऋषि शब्द भी बनता है, जिसमें गतिशीलता है, जो प्रगतिशील है, निरंतर प्रोग्रेसिव है, जिसकी सोच बहुत ऊंची है, उसका नाम है आर्य। आर्य माने श्रेष्ठ, जो दकियानुसी न हो, पारंपरिक होने के नाम पर बहुत नैरो माइंडेड न हो, संकीर्ण न हो, और उदार होने के नाम पर परंपराओं की धज्जी उड़ाने वाला न हो। परंपराओं की उदारता को समझते हुए पारंपरिक विज्ञान का समादर करे, उसका नाम आर्य है। इसलिए भगवान वेद ने कहा, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, संपूर्ण विश्व को आर्य माने श्रेष्ठ बनाओ। अनार्य बनाने की बात ही नहीं थी। हर अनार्य माने अश्रेष्ठ को श्रेष्ठ बनाना, यह भारतीय ज्ञान विज्ञान और दर्शन की पराकाष्ठा थी। हमारे चिंतन के विषय, हमारे लक्ष्य संपूर्ण विश्व के प्राणी हैं, उनका सद्भाव, उनके भीतर सद्भाव जगे, उनका सर्वोत्कर्ष हो,
सब प्रकारों से उनका विकास हो, यह हमारे पूर्वाचार्यों का, ऋषियों का, राजाओं का, राजर्षियों का, जब ऋषि कहते हैं तो राजर्षि शब्द भी उसमें अभिप्रेत है, उनका यह मनोभाव था। और यही हमारे देश की और एक प्रकार से विश्व की पहली राजनीति और पहले राजनीतिक विज्ञान के, राजनीति विज्ञान के अभिप्राय थे। आज उस अभिप्राय से भी हम वंचित हो गए। इसके बाद सबसे पहले गणतंत्र हमारे देश में आया। वैशाली का गणराज्य जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। दुर्भाग्यवश आज हमने जो इंडिया रिपब्लिक बनाया है, हमने भारत को जो गणराज्य बनाया है, वह गणराज्य हमारी शैली का गणराज्य नहीं, वह रिपब्लिकन स्टेट हम अपने ढंग से नहीं, अपने इतिहास और अपने बूते पर नहीं है। तो हम कैसे हैं, वह गणराज्य हम और उससे चल रहे हैं। पाश्चात्य देशों से, पश्चिम के देशों से उस गणराज्य को हमने प्राप्त किया है, उसके बल पर हम बढ़ रहे हैं। तो एक समस्या यहाँ आई है। और उस गणराज्य का एक थोड़ा सा एक मैं नमूना देना चाहता हूँ। डॉक्टर सीमा सिंह जी राजनीति विज्ञान की विशेषज्ञ हैं। जिस पश्चिम से और विशेषकर ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर वो पद्धति को हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, उस ब्रिटेन की स्थिति क्या है? वहाँ आज भी रानी का शासन है, भले वो सांकेतिक हो, काल्पनिक हो। भले लोग कहते हैं, एक इतिहास और एक मजाक भी है कि यदि ब्रिटेन का पार्लियामेंट बोल दे कि ये राजा या रानी अपने पद से हटाए गए तो उस पर भी उन्हें साइन करना है। अधिकार माने उन्हें शून्य हैं। अधिकार भले शून्य हों लेकिन शासन उन्हीं का है। वहाँ परंपरा प्राप्त राजा का शासन है, परंपरा प्राप्त रानी का शासन है। लेकिन हमारे देश में इतने बड़े भूभाग में इतने रजवाड़े थे, इतनी रियासतें थीं, लेकिन एक भी राजा ऐसा नहीं कि जिस राजा के बल पर, जिस राजा को भारत के शासन सत्ता में एक सक्रिय भूमिका दी जाए, इस प्रकार की भावना किसी के मन में नहीं थी। और तब हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो भी निर्वाचित हैं, वो भी 5 वर्ष पर बदलते रहते हैं और उसके भी प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। जैसे यहाँ वरिष्ठ लोग हैं, उन्हें ध्यान में है कि एक राष्ट्रपति का, उनकी मुहर का, उनके सिग्नेचर का किस प्रकार उपयोग करके देश में आपातकाल थोप दिया गया। वो उसकी रक्षा नहीं कर सके। देश और उसके संविधान के कस्टोडियन होने के बावजूद वो उसकी रक्षा नहीं कर सके। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसकी रक्षा करने के बजाय उसका गला घोंट दिया। तो ये परिस्थिति रही। तो इसलिए इन स्थितियों को देखते हुए इतिहास से हमेशा सबक लेने की, लेसन लेने की आवश्यकता है। राष्ट्र के जीवन में भी और उसी तरह समाज के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमारे यहाँ आज उतार चढ़ाव की स्थिति आई है। क्या कारण है इसका? इस कारण की मीमांसा करनी चाहिए। और तब अखंड भारत दिवस के दिन हम इस संपूर्ण मीमांसा के लिए बैठते हैं। 1 वर्ष के अंदर हमने पूर्ववत पहले की तरह कुछ काम किया है या पूर्ववर्ती वर्ष की तरह हमने कुछ उसमें अपनी शक्ति में वृद्धि की है कि कुछ और किया है? ये सारे विषय सोचने चाहिए। जैसे कुछ लोगों ने कहा, किसी ने कहा, मान लीजिए, मुझे ध्यान में है कि किसने कहा, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि 7 वर्षों में कुछ हिंदुत्व की भावना जगी है। एक भाव आया। मैं निवेदन करूं कि 10 वर्षों तक जो पूर्ववर्ती शासन था और उसमें जिस प्रकार संसाधनों पर 15% अल्पसंख्यकों का ही अधिकार होना चाहिए, इस प्रकार की घोषणा तत्कालीन सरकार ने की। और उस सरकार ने ये भी किया कि भाई श्री राम सेतु और राम जन्मभूमि ये सब काल्पनिक हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये मिथक हैं। हमारे लोगों ने डट कर 10 वर्षों के अराजक, अराष्ट्रवादी शासन का, अराजक शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया कि उसमें जितने उसके अलायंस पार्टनर हैं उनके विभिन्न प्रदेशों के शासन में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सबसे खराब रहती ही है, होती ही है। वो अराजक तत्वों के पोषक हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है।
दूसरी बात, सबसे अधिक भ्रष्टाचार उस शासन में हुआ। उस समय हमारे लोगों ने और डट कर इसका मुकाबला किया। आज मुकाबला करने का परिणाम यह हुआ कि पूरे देश में लगातार 2 बार श्री स्वदेश जी ने अत्यंत सुंदर कहा कि हमारी विचारधारा के सन्निकट जो लोग दिखाई देते थे, जो लोग थे, उन लोगों को पूर्ण बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत मिला। इसके पहले जब 90-91 में हम लोग संघ के स्वयंसेवक थे, विश्व हिंदू परिषद में काम करते थे, उस जमाने में, और आदरणीय बलराज मधोक जी के साथ हम लोग रहते थे, उस जमाने में कोई भी कहता था कि हिंदुत्व के नाम पर इस देश में सत्ता में आना सर्वथा असंभव है, अगड़े बंटे हैं, पिछड़े वोट नहीं देंगे। राजनीतिक क्षेत्र में ये बात होती थी, संघ में अगड़े पिछड़े ये सब चर्चा नहीं होती थी, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में जब विश्लेषण होता था, मुस्लिम नहीं देंगे, ईसाई नहीं देंगे, पिछड़े नहीं देंगे, अगड़े बंटे हुए हैं, तमाम समीकरण बताए जाते थे। परिणाम क्या हुआ कि 4-5-7 वर्षों के अंदर पहली बार ऐसा अवसर आया कि सबने वोट दिया। किस नाम पर वोट दिया? भारत माता के नाम पर दिया। इसकी संस्कृति, इसके सांस्कृतिक पुरोधा भगवान श्री राम के नाम पर वोट दिया। जिस समय इस देश के एक प्रधानमंत्री ने एक आयोग के नाम पर पूरे देश में जाति का विष बीज बो दिया था और देश जलने लगा था, उस समय श्री राम के नाम पर, एक कमंडल के नाम पर देश में एकता हो गई। मंडल और कमंडल का नारा उस समय अखबारों ने दिया था और वो नारा काम आया, मंडल कमंडल में समा गया। और मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी को कोट करना चाहता हूँ, जिन्होंने संसद में अपने विरोधियों से कहा कि आप लोग पिछड़ेवादी बन रहे हैं, यह गलत है। सबसे अधिक पिछड़े सांसद हमारे साथ हैं, सबसे अधिक अनुसूचित जाति के सांसद हमारी पार्टी से जीते हैं, हमारे साथ हैं, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के सांसद हमारे साथ हैं। अभिप्राय क्या हुआ? पूरा देश अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति इन समस्त भावनाओं को पार कर लांघ कर और हिंदुत्व के नाम पर एक हो गया। और वह एकता केवल सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि जो सबसे भीषण युद्ध का स्थान है वो है राजनीति, जहाँ सत्ता के लिए सारे लोग लग जाते हैं और लड़ते रहते हैं। उस सत्ता के खेल में समर्पण का इतना सुंदर उदाहरण इस देश के इतिहास में, विशेषकर स्वतंत्र भारत के इतिहास में और कोई नहीं मिल सकता कि जिस इतिहास में सारे लोगों ने, समस्त हिंदुओं ने एक मत से एक व्यक्ति को एक लक्ष्य के लिए चुना। चुनने के बाद उनके साथ फिर धोखा हुआ। जिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कहा कि सारा हिंदू समाज, सारे लोग हमारे साथ हैं, सारे वर्ग, और उन्होंने बाद में कहा कि हमने इन मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने घोषणा की संसद के अंदर कि कोलिशन एरा हैज कम टू स्टे, अब गठबंधन का ही दौर चलेगा। और उन्हीं के भाषण है, मैं उनके शब्दों को ही कोट कर रहा हूँ ध्यानपूर्वक। उन्होंने कहा कि कोई मुझसे पूछता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल जाएगा तब भी ये गठबंधन का दौर जारी रहेगा? उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल जाएगा तब भी गठबंधन का दौर जारी रहेगा और ये मुद्दे ठंडे बस्ते में पड़े रहेंगे। उसके बाद हिंदूवादियों को, राष्ट्रवादियों को, भारत माता से प्रेम करने वाली उनकी संतानों को फिर पीड़ा हुई। अखंड भारत दिवस के दिन हम लोगों ने फिर रोना रोया कि जिस वाजपेयी ने यह कविता कही थी भारत के स्वतंत्र होने पर अपने यौवन में कि आज़ादी अभी अधूरी है, रावी की शपथ न पूरी है, और इसलिए कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, आज़ादी अधूरी है। ये खंडित आज़ादी हमारे किसी काम की नहीं। हमारी नदियाँ बंट गई, हमारे मंदिर बंट गए, हमारे क्षेत्र बंट गए, हमारे लोग बंट गए, और जो बंट गए वो भी सुरक्षित होते तो एक बात थी, वो कट गए। लाशों से भरकर रेलगाड़ियाँ आ रही थीं और ये सारा अराजक
दृश्य क्यों उत्पन्न हुआ? तत्कालीन दिशाहीन नेतृत्व की विफलता के कारण उत्पन्न हुआ, अंग्रेजों की कूटनीति के कारण उत्पन्न हुआ, और उस कूटनीति के शिकार हमारे लोग हो गए, इसके कारण उत्पन्न हुआ। और वही प्रधानमंत्री कहने लगे कि ये मुद्दे अब ठंडे बस्ते में चले गए, इन मुद्दों की आवश्यकता नहीं, तो एक बार हम फिर चले गए। और जब चले गए तो हमारे लोगों ने फिर रोना शुरू किया कि अब तो लगता है सत्ता में आने के बाद भाजपा का चरित्र बिगड़ गया, और अब ये 370 कश्मीर, राम जन्मभूमि, ये सब कुछ ठीक नहीं होंगे। तो फिर समय ने करवट ली, हमने अपना अभियान जारी रखा। भले हम इस मंच के नीचे, इस बैनर के नीचे हम कमज़ोर हैं, लेकिन व्यवहार में इसी बैनर के सारे मुद्दे जो हैं वो शक्ति देते भी हैं और शक्ति का संचार भी करते हैं। फिर सत्ता में बैठे लोगों ने मनमोहन सिंह के शासन के विरुद्ध इसी जनसंघ के मुद्दे को फिर से धार देना शुरू किया, और आज कहने की आवश्यकता नहीं, जैसा आपने खुद ही कहा, आज 370 भी हट गया। ये सारे मिथक टूट रहे हैं। हिंदू सत्ता में नहीं आ सकते, हिंदू सत्ता में आ गए। हिंदूवाद के नाम पर हिंदू सत्ता में नहीं आ सकते, हिंदूवाद के नाम पर हिंदू सत्ता में आ गए नरेंद्र मोदी के नाम पर। उसके बाद हुआ कि जनसंघ के मुद्दों को कोई लागू नहीं कर सकता, किसी की मजाल नहीं है, इतनी इसमें कानूनी हर्डल है, ये है वो है, ये सब बता दिए गए। आदरणीय बलराज मधोक जी ने जो कहा था कि भारत सरकार ने 370 दी है, वो जब चाहे एक प्रोक्लेमेशन से ख़त्म कर सकते हैं, एक राष्ट्रपति की उद्घोषणा से ख़त्म हो सकता है। वही हुआ, राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी, संसद ने पास कर दिया। आज 370 नहीं है, 35 से नहीं है। आज कोई भेदभाव नहीं है, विशेषकर कश्मीर के साथ। कश्मीर के साथ भेदभाव की चर्चा हम इसलिए करते हैं कि वहाँ आपत्ति थी, वहाँ इन अनुच्छेदों के कारण उपद्रव हो रहे थे। इन अनुच्छेदों को पहले प्रिविलेज के रूप में, कंसेशन के रूप में लिया गया, और बाद में इसको एंटी नेशनल स्टेप के रूप में इसका उपयोग किया जाने लगा, अलगाववाद में इसका उपयोग किया जाने लगा। हम औरों से भिन्न हैं और हमारा बहुत अधिकार है, इसके लिए उपयोग किया जाने लगा। एक झटके में भारत सरकार ने दृढ़ता दिखाई तो सब खत्म हो गया। ये किसकी देन है? ये भारतीय जनसंघ के चिंतन और चरित्र का देन है। जो नेतृत्व की दृढ़ता थी वो भी भारतीय जनसंघ की थी। हमारे नेताओं ने बलिदान किया, आत्मोत्सर्ग कर दिया, और जो विचार दिया कि ये हटने चाहिए, हट गए। लेकिन आज़ादी अभी अधूरी है, अभी सारे काम अधूरे हैं। पाकिस्तान में मंदिर टूट रहे हैं, एक गणेश मंदिर को आग लगा दिया, भग्न कर दिया, वहाँ लोगों को काटा, वहाँ के हमारे हिंदुओं की स्थिति नारकीय है, बेटियों का अपहरण हो रहा है, ज़बरदस्ती उनके साथ निकाह किए जा रहे हैं, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, फिर उन्हें डंप किया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है, और इस पर हो हंगामा हुआ। इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान गया होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बंद करो उसको। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद वहाँ कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। कट्टरपंथियों ने उसका विरोध किया, खुलकर उनके समर्थन में आ गए। पूरे विश्व में जो मानवाधिकार के मान्य सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों की भारत में भरपूर रक्षा होती है और उस पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारवादी हाय तौबा मचाते हैं, और उन मान्य सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं पाकिस्तान सरकार के द्वारा, वहाँ के कट्टरपंथियों के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा, और अल्पसंख्यक विशेषकर हिंदू अल्पसंख्यकों पर कहर ढाया जा रहा है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लेता, कोई मुंह नहीं खोलता। हमने समझा कि वहाँ कुछ काम होगा, वहाँ हमारे लोगों की रक्षा हो सकती है, भारत सरकार संज्ञान लेगी। तब तक बांग्लादेश में, जिसकी कोई औकात नहीं है लेकिन वो किसी से पीछे नहीं है, बांग्लादेश ने भी क्या किया, उसने उसके यहाँ 4 मंदिरों पर हमले हुए एक ही दिन। पाकिस्तान में अभी मामला ठंडा नहीं हुआ था, तब तक यहाँ मंदिर तोड़े, यहाँ भी पुजारियों की हत्या, हिंदुओं की हत्या, और पूरे देश में जो तथाकथित एकेडमिशियंस हैं, जो एकेडेमिया है, जो एक बौद्धिक वर्ग है, जो लोकतंत्र का 5वां स्तंभ है, वो चिंतन करने का काम करता है और वो स्तंभ लिखने का काम करता है, उनके द्वारा क्या हो रहा है? नक्सली तत्वों का वैचारिक पोषण हो रहा है, मदरसा का वैचारिक पोषण हो रहा है, हिंदुत्व का वैचारिक क्षरण किया जा रहा है, हमारे मान बिंदुओं, हमारे प्रतीकों, हमारी सुरक्षा संरक्षा के स्तंभों का हनन किया जा रहा है। अब इन स्थितियों से हमें निपटना है। जो अखंड भारत दिवस है,
यह पीड़ा का दिवस तो है, लेकिन एक चुनौती का दिवस भी है। चुनौती ये है, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हम भारत को फिर से अखंड कर पाएंगे। वो बाद की बात है। यदि शेष भारत जो बच गया है यह भारत वर्ष बनकर रहने लगे, जो खंडित हिंदुस्तान है यह सही अर्थों में हिंदुस्तान बनकर रहे, तो जो बाकी हिस्से हमसे दूर गए हैं वो अपने आप आकर हम में मिल जाएंगे। कोई हमला करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे भीतर, हमारे चरित्र और चिंतन के भीतर वह शक्ति है, उस शक्ति के बल पर हमारे पास वो स्वयं आ जाएंगे। लेकिन हमारे लोगों ने जिस दिशाहीनता के कारण देश का विभाजन हुआ 1947 में, उससे बड़ी दिशाहीनता आज चल रही है। आज सत्ता में जिसको रहना है, हमारे कौशिक जी बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन और विषय वहाँ कुछ और है। विषय ये है कि सत्ता में जो जाएगा उसे खंडों में बटी हुई राजनीति और वर्गों को साधना पड़ेगा। सत्ता का स्वरूप कुछ और होता है। इसलिए और दलों में और जनसंघ में यह सबसे बड़ा फर्क है कि सत्ता में जाने के लिए और दल सत्ता को ही सफलता मानते हैं और सत्ता में जाने के लिए तमाम ताने बाने बुनते हैं। लेकिन जनसंघ, दीनदयाल उपाध्याय जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने अपने लोगों से कहा, कार्य समिति की बैठक में कहा कि संविध सरकारों से जनसंघ को अलग हो जाना चाहिए। बहुत से प्रांतों में कोलिशन गवर्नमेंट थी, जनसंघ उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। दीनदयाल जी ने कहा कि जनसंघ संविध सरकारों से अलग हो जाए। लोगों को ये बात अटपटी लगी, अटपटी लगेगी ही। बहुत से लोग पूछते हैं, किसी नेता से कोई पत्रकार पूछता है, आज की बात नहीं है, बहुत पहले से, बहुत पुराने इंटरव्यू हमको दिमाग में आ रहे हैं, ध्यान में आ रहे हैं। कोई पूछता है कि भाई आप सत्ता के लिए ये सब कर रहे हैं, तो वो बेबाकी से उत्तर देता है कि हम एनजीओ नहीं हैं, हम सोशल सर्विस के लिए नहीं आए हैं, सत्ता के लिए ही आए हैं। कितना बड़ा परिवर्तन है, कितना बड़ा ये है, अंतर है। दीनदयाल जी ने कहा कि हम सामाजिक संगठन हैं। राजनीतिक संगठन का ये मतलब नहीं कि ये न केन सत्ता प्राप्ति हो। सत्ता प्राप्ति यदि हमारे सिद्धांतों पर होती है, हमारे सिद्धांतों के अनुरूप यदि पब्लिक ओपिनियन बन गया और वो मैंडेट यदि हमें सुलभ है, तब तो हम सत्ता को स्वीकार करेंगे। लेकिन यदि समाज का मानस उस रूप में नहीं है और समाज वैसा नहीं है, तो हम सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकते। सत्ता फिर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। तो सत्ता, जहाँ सत्ता ही साध्य है, जहाँ सत्ता का सेवन ही मुख्य है, उस स्थान में और जनसंघ में बड़ा भारी फर्क है। जनसंघ का उद्देश्य, जनसंघ का लक्ष्य राष्ट्र है। हम राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र ही हमारा देवता है। राष्ट्र देवता की आराधना करने के लिए हम समाज जीवन में हैं, हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए अखंड भारत केवल हम ही सोचते हैं, हम ही मनाते हैं। सांस्कृतिक रूप से पूरा आर्यावर्त एक है। केवल पाकिस्तान बांग्लादेश तक मत जाइए, कंधार तक मत जाइए, म्यांमार तक मत जाइए, ये सब समय समय पर कटे हैं, नेपाल तक मत जाइए। ये पूरा आर्यावर्त जो है ये सांस्कृतिक रूप से एक है। तिब्बत में और दूसरे हिमालय के सटे हुए राज्यों में, राष्ट्रों में, मैं नाम सबका नहीं ले रहा हूँ, उनमें आदरणीय बलराज मधोक जी जब सांसद के नाते और जनसंघ नेता के नाते भ्रमण कर रहे थे, तो वहाँ के राजाओं ने, वहाँ के शासनाध्यक्षों ने, वहाँ के प्रमुख लोगों ने कहा कि वी ब्रीथ टुगेदर, भारत और तिब्बत, भारत और नेपाल, भारत और भूटान, ये सब इकट्ठे श्वास लेते हैं। इतनी एकता है, इतनी एक रूपता है, इतनी साम्यता है कि हम एक साथ श्वास लेते हैं। सांस लेने में भी समानता है। अब इससे अधिक सांस्कृतिक एकता क्या हो सकती, इससे अधिक बढ़िया बात और क्या हो सकती। लेकिन दुर्भाग्यवश आज उस एकता को, उस सांस्कृतिक एकता को हमने छोड़ दिया। अब मैं थोड़ा सा आपका ध्यान उधर खींचता हूँ। भारत सरकार का स्वरूप थोड़ा सा हिंदुत्ववादी दिखाई दिया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? भारत के अगल बगल पड़ोसी देशों में उसके अनुरूप नीतियां बनाई जाने लगीं। हिंदुत्व के नाम पर जिस प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री रहते हुए विदेश ने
विशेषकर यूएसए ने वीज़ा नहीं दी, उसने रेड कारपेट स्वागत किया। ये शक्ति किसकी है? ये हिंदुत्व की शक्ति है। और वो हिंदुत्व की शक्ति आई कैसे है? वो जनसंघ के मंच से आई है। तो थोड़ा सा धैर्य यदि हम रखें और थोड़ा सा परिश्रम करें तो हो सकता है हमारे इस बैनर के नीचे ही हमको सफलता मिले। लेकिन हमारी सफलता राजनीतिक सफलता नहीं, राष्ट्र देवता की एकात्मता, उनकी आराधना और उनकी सुरक्षा की सुनिश्चितता, ये हमारी सफलता है। एक बार सत्ता में आ गए, 5 बार सत्ता में आ गए, काम पूरा हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया, इसके लिए ये काम नहीं चल रहा है। ये इसके लिए काम चल रहा है कि भारत फिर से अखंड हो। और एक बार फिर से भारत अखंड हो तो भारत और भारतीयों की, भारतीय हितों की, भारतीय प्रजा की, भारतीय राष्ट्र की रक्षा हो। और वो रक्षा कैसे हो? उसके लिए बड़ा ही दृढ़ सशक्त संगठन तंत्र चाहिए। सांस्कृतिक सामाजिक संगठन तंत्र रहे तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे देश में वह तंत्र संभव नहीं है। जैसे हमारे कई साथी जुड़े हैं, कई लोगों ने बताया, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है, चुनाव के समय उसके सामने भी बाध्यता है कि वह किसको वोट दे। हमको दे भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी शक्ति अभी 350 सीटें जीतने की नहीं है। सच्चाई तो यही है। और 50 सीटें जीतने में वो अपनी शक्ति लगाएगा नहीं, तो फिर क्या होगा? कहा सांस्कृतिक सामाजिक चेतना से संबंधित संगठन होने के बावजूद राजनीति के साथ जब उसका संबंध होता है तो कारोबार शुरू हो जाता है, व्यापार शुरू हो जाता है। और व्यापार ने राजनीति को भी और व्यापार ने हमारे देश को भी बर्बाद कर दिया है। तो फिर क्या करें? विशुद्ध समाज सेवा करने वाले सांस्कृतिक सामाजिक चेतना से संपन्न राजनीतिक दल की आवश्यकता है, जिसे घोषणा भी स्वयं करनी है और पूरा भी स्वयं करना है। हम यदि सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाते हैं, सोशियो कल्चरल आउटफिट के रूप में जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद और हम घोषणा करते हैं, और जब घोषणा करते हैं तो उस घोषणा का परिणाम कुछ और होता है। घोषणा करने वाले हम हैं और उसका पालन करने वाला कोई और है। वोट हमने मांगा और हमने दूसरे के नाम पर हमने वादा कर दिया। उसने क्या किया? हमने जो कुछ की उसके वादा खिलाफी कर दी। हमने कहा कि हम भ्रष्टाचार दूर कराने के लिए वोट दिला रहे हैं और उसने सत्ता में बैठते ही भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। हमने कहा कि हम शासन को सुराज में बदल देंगे, वो बैठते ही उसने शासन को तानाशाह में बदल दिया। तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए विशुद्ध रूप से राजनीतिक संगठन होना चाहिए। और वह राजनीतिक संगठन कैसे हो, इसके लिए जनसंघ प्रयास कर रहा है। हम कोई सत्ता के विकल्प बनने के लिए इच्छुक नहीं है, नहीं तो बहुत जल्दी हमारे लोग रास्ते बदल गए होते। 10 साल, 5 साल, 25 साल बहुत होते हैं, लेकिन आज तक हमारे लोग लगे हैं और दिनानुदिन नए उत्साह से लगते हैं। इसलिए सुनने में अच्छा लगता है जब नए लोग जुड़ते हैं तो कहते हैं कि ये काम फिर से हो रहा है। के लिए मैं संतोष व्यक्त करूं कि हमारे साथी जिस उत्साह से लगे हैं, अनिल जी लगे हुए हैं, दिनेश जी लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे जो हमारे पास जो अच्छे अच्छे कार्यकर्ता मिले हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर जनसंघ को फिर से और खड़ी करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और कहाँ कहाँ निभा रहे हैं? ऐसे गुफाओं में जाते हैं। सामान्य बाजार में जाने पर जनसंघ के कार्यकर्ता मिलेंगे, संभव नहीं, लेकिन जहाँ पहले से किसी न किसी गुफा में बैठकर, किसी गोपनीय स्थान में बैठकर तपस्या करने वाले जो विचारक हैं, जिनके भीतर देश है, जिनके भीतर राष्ट्र है, जिनके भीतर संस्कृति है और जिनके भीतर समर्पण है, उन मनीषियों को ढूंढ कर ये निकाल रहे हैं। और जनसंघ बढ़ रहा है। जितनी बार हम मीटिंग करते हैं उतनी बार जनसंघ की संख्या बढ़ी हुई दिखाई देती है। और ऐसे नहीं बढ़ रहा है, विशिष्ट लोगों के द्वारा बढ़ रहा है। विभूतियाँ बढ़ रही हैं, हमारे यहाँ विभूतियाँ बढ़ाई जा रही हैं। इन विभूतियों के बल पर देश में स्वस्थ क्रांति की दिशा बहुत शीघ्र प्रशस्त होगी, इसमें शक नहीं है। और ये विभूतियाँ हमारे साथ जुड़ रही हैं। इन सब का भूरि भूरि अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने सहयोगियों का निवेदन करता हूँ कि वो इसी प्रकार काम करें। ये बाजार का और फ्लैश करने का विषय नहीं है। यह तो बिजली तो वहीं आती है जहाँ सुचालक हो। 2 सुचालक तार एक दूसरे के स्पर्श में आते हैं, उनमें करंट दौड़ने लगती है। तो हम
लकड़ी के साथ इलेक्ट्रिक वायर को न छुआएं, हम सुचालक, हम जो कंडक्टर है उसके साथ उसका स्पर्श कराएं और बड़ा लाभ मिलेगा। और उस लाभ का परिणाम ये है कि जो देश में जो दक्ष लोग हैं, जो विचारवान लोग हैं, जो प्रशिक्षित लोग हैं और सही अर्थों में जो कार्यकर्ता हैं, नेता तो सब जगह मिल जाते हैं, जितने नेता हैं उतनी पार्टियां हैं, उससे अधिक पार्टियां हैं, और जितने नेता हैं उनके लिए उतनी जातियां चाहिए, उतने वोट बैंक चाहिए। लेकिन हमारे पास कार्यकर्ता है, और जितने अधिक कार्यकर्ता बढ़ेंगे उतना ही अधिक भारत माता की उतनी अधिक सेवा हो सकेगी, उतनी अधिक सुरक्षा हो सकेगी, और अखंड भारत का सपना उतनी ही जल्दी से साकार हो सकेगा। देश में कार्यकर्ता की आवश्यकता है, और मैं केवल आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश की स्वतंत्रता के बाद जनसंघ को ही कार्यकर्ता आधारित संगठन के रूप में, राजनीतिक दल के रूप में मान्यता थी। जनसंघ को ही कैडर बेस्ड पार्टी कहते थे, कम्युनिस्ट पार्टियों को भी कहते थे, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन उनकी विचारधारा कुछ और है, देश से उनका कुछ लेना देना नहीं है, यह सच्चाई है। लेकिन जनसंघ कार्यकर्ता आधारित राष्ट्रभक्त दल के रूप में था, आज भी है। हमारे कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और दिन पर दिन काम हो रहा है। कोरोना के कारण हमारी वर्चुअल मीटिंग बढ़ गई है, कोरोना के बाद भी वर्चुअली हम मिलते रहेंगे, क्योंकि ये आसान है। बहुत आसानी से हम अपने अपने घरों में बैठकर ही, अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहते हुए ही, और पूरे देश के बंधुओं के साथ एक साथ बैठ लेते हैं, उनका कुशल क्षेम जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो विज्ञान की इस तकनीक का भी उपयोग आवश्यक है, लेकिन हम जो है प्रत्यक्ष बैठकें भी करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश की बैठक थी, 3 दिनों तक हम अयोध्या में थे। वहाँ कई पूज्य संतों से हमने इसके लिए कि गोपनीयता भंग न हो जाए। राजनीति में एक शब्द है राज, और राज शब्द का जो अनुवाद होता है वो है सेक्रेसी, गोपनीयता। सब चीज़ें प्रचार करने की नहीं है। किस विषय पर हम मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, मिल किसी से रहे हैं और प्रचार किसी और का कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसका प्रचार कर देते हैं, और जो इम्पोर्टेंट बैठकें हैं वो तो बड़े बड़े नेताओं की बैठकें लीक होती हैं। तो कहीं हमारी बैठक तो कहीं लीक होने वाली है नहीं, कहीं न्यूज़पेपर का उस पर इंटरेस्ट है नहीं, तो हम अंदर अंदर काम कर रहे हैं। अयोध्या में 3 दिनों तक हमने हैक्टिक प्रयास किया, उत्तर प्रदेश में नए सिरे से खड़े करने का प्रयास किया, और मैं अपनी उत्तर प्रदेश की टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत साथ दिया, बहुत सुंदर पत्रकार वार्ता भी हुई, बहुत सुंदर संपर्क हुआ, और बहुत लोगों से संपर्क हुआ, और देश की बहुत बड़ी विभूतियों से संपर्क हुआ। भगवान रामलला का दर्शन हम लोगों ने किया। उत्तर प्रदेश में एक नई चेतना जुड़ गई, और उस चेतना, पहले से जो चेतना थी वो बढ़ रही है। तो इस तरह बिहार की बैठक होती है, और प्रांतों में बैठक होती है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं श्री वासुदेवाचार्य जी, देश भर में घूमते रहते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ के वो कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, बंधुओं से मिलना चाहते हैं। 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 जितने लोग हों उनके साथ एक बार मिल लेते हैं। ये बैठक है। मैं निवेदन करूं, एक बार नीतीश कुमार जी ने बिहार में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, जब वे मोदी जी का विरोध कर रहे थे, कि देखो बैठक करो, बैठक से ही ये लोग सत्ता में आ गए। तो जो हमारे लोग थे हमसे थोड़ा दूर जा कर के सत्ता में बैठ गए, हम सड़क पर ही रह गए। तो हमको और ज़्यादा बैठक करनी है। बैठक में सबसे बड़ी शक्ति है। आज विज्ञान की शक्ति के द्वारा हमारी बैठक हो रही है, और हम डोर टू डोर संपर्क करके अपनी बैठक को और बढ़ाएं। और मैं फिर से एक बार अनिल जी को, दिनेश जी को साधुवाद देता हूं कि इन लोगों ने देश के सुदूर क्षेत्रों में और अलग अलग क्षेत्रों में गुप्त रीति से काम करने वाले कार्यकर्ता बंधुओं को, विचारकों को, देशभक्तों को पहचाना है, उनकी पहचान कर रहे हैं और उन्हें निरंतर जोड़ रहे हैं, और हमारा संगठन निरंतर बढ़ रहा है। अन्य स्थानों में 2 और 2 4 होते हैं, 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन राजनीति में 1 और 1 मिल जाते हैं तो 11 होते हैं। संगठन में यह विलक्षण शक्ति है। एक व्यक्ति के आने से हमारा बल 11 गुना बढ़ जाता है। और इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी की पंक्ति को याद करते हुए मैं अपनी बात पूरी करूं, 1.25 लाख पर 1 को चढ़ाऊंगा,
1.25 लाख पर एक खालसा का योद्धा जो है वो कामयाब होता है। तो हमारे पास यदि हर प्रांत में 11 लोग हो जाते हैं तो हमारी बड़ी शक्ति होगी। फिर उसके 11 लाख 11 करोड़ होने में देर नहीं लगेगी और संगठन कभी बंद नहीं होगा। संगठन का कार्य माने जोड़ने का कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। समाज की जो जीवन रेखा है उसका नाम है संगठन। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संगठन के लिए उतना ही समर्पण करना पड़ेगा, उतनी ही सूझबूझ की और उतनी ही तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी जितनी आज हमें पड़ रही है, हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए संगठन पर्व हम मनाते रहें, हमारी पीढ़ियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संगठन का रक्त रहेगा, संगठन का संस्कार रहेगा, तो ये देश कभी कमज़ोर नहीं होगा और भारत कभी खंडित नहीं होगा। और जिस दिन संगठन की भावना कमज़ोर पड़ जाएगी उस दिन हमारे देश को और हमारी संस्कृति को कोई बचा नहीं सकेगा। इसलिए संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वह काम सब किए चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।